हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें एटम के बारे में सीखी हैं। हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, कैसे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, राइट। ये सारी डिस्कवरीज देखी। और उससे पहले सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि एटम को माना जाता था कि वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, पर फिर धीरे धीरे पता चला कि वो तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसमें 3 पार्टिकल्स के बारे में हम क्लास 12th तक पढ़ते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनकी डिस्कवरी देखी, किस प्रकार से डिस्कवरी हुई, फिर देखा कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। उसके बाद स्पेशल टर्म्स के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने एटम्स के मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करी, राइट, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि काफी बेहद सारे आपके पास क्या है, एटॉमिक मॉडल्स हैं। शुरुआत हुई थी थॉमसन मॉडल से, उसके बाद आया रुदरफोर्ड, उसके बाद आया बोहर। बोहर हमारा चल रहा है तीसरी क्लास है बोहर की, तो आप देख सकते हैं कि बोहर ने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था एटॉमिक मॉडल को समझाने में। सबसे पहला काम जो बोहर ने किया वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाया था, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज सबसे मेन ये है, मोटी चीज क्या है उसको पहले नंबर पे रख देते हैं कि जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे एप्लीकेबल होता है, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बोलते हैं, जिनके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, उन पे एप्लीकेबल होता है बोहर्स मॉडल। इन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि क्यों एटम स्टेबल रहता है, उसके बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे बोहर रेडियस कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने देखा कैसे बोहर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। साथ ही में हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा था कि वो ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा में जिससे बोल रही थी वो बन रहा है। फिर उसमें बन रही थी लेमन, बार्मर, पास्टन ब्रैकेट, पीफन सीरीज। उसके बाद मैंने रीडबर्ग्स फॉर्मूला बताया था, रीडबर्ग्स कांस्टेंट बताया था, काफी सारे क्वेश्चंस करे थे। तो कल हमने एनर्जी तक, मतलब लास्ट क्लास में एनर्जी तक हमने फिनिश किया था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बोहर्स वेलोसिटी की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। उसके बाद बात करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। तो आज का ये सीरीज रहने वाली है। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। तो आप देखिए कैसे निकलती। फ्रॉम द एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट वी नो, हमें क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट से पता है mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, ठीक है, ये हमें पता है, ये हमने निकाला था एंगुलर मोमेंटम में, राइट। एंगुलर मोमेंटम भी डिस्क्राइब किया था बोहर ने। बोहर ने बोला था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन की आपकी एनर्जी फिक्स्ड है, साथ ही में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड है, जो हमने इससे निकाला था। फिर उसके बाद रेडियस का ये फॉर्मूला निकाला था। तो यहाँ पे क्या किया, अब जो v का फॉर्मूला है उसमें हमने रख दिया, यहाँ पे v में हमने ये सारी वैल्यूज रख दी, तो v का फॉर्मूला डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। मतलब कि r की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और v हमने डिटरमाइन करा। तो अब सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद, विच इज 2 इंटू पाई इंटू के इंटू जेड नहीं इंटू ई इंटू एच, ये सारी वैल्यूज पुट करके हमें जो फॉर्मूला मिलता है टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मिलता है हमें 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं? तो अभी तक हमने बहुत सारे फॉर्मूला निकाले। सबसे पहले रेडियस किसके प्रोपोर्शनल था, रेडियस प्रोपोर्शनल था n² के। सिमिलरली एनर्जी प्रोपोर्शनल थी हमारी Z² के। सिमिलरली जो हमारी वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल थी, Z/n के, इजंट इट, इसके प्रोपोर्शनल थी हमारी वेलोसिटी। ओके, अब हम बाद की बात करते हैं। ये चीजें समझ आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ट्राई टू आंसर दिस। तो वेलोसिटी देखो, आपका जो ऑर्बिट है, जो आपका ऑर्बिट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एटॉमिक नंबर के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीज समझ आ रही है। जो वेलोसिटी है वो हमारी ऑर्बिट की, जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा उतनी वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी, राइट। जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होएगी तो मेरी v की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, यही है कि एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, क्योंकि इनकी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n।
राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू n होता है मेरा नंबर ऑफ ऑर्बिट को जो बताता है। अंडरस्टूड। उसके बाद है आपका द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज v। किसकी बात कर रही हूँ? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज v। ठीक है, तो मैं फिर से वेलोसिटी को बता रही हूँ कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। अब आपने क्या किया है कि आपके पास सेकेंड ऑर्बिट की हीलियम प्लस की दे रखी है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ वेलोसिटी इन सेकेंड ऑर्बिट। हीलियम प्लस का मतलब है उसका एटॉमिक नंबर हो गया 2 और इसका सेकेंड ऑर्बिट है तो मतलब ये भी हो गया 2। ठीक है, तो इसके प्रोपोर्शनल है ये। नेक्स्ट क्या है? ये है आपकी वैल्यू v। फिर आपको पूछी हुई है देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 and 1 तो कितनी हो जाएगी? अगर ये v है तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी फिर से v ही आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? अगेन v। आपको नजर आ रहा है कि जब मेरे पास z भी 2 था और मेरे पास n भी 2 था तो ये कट करूंगी तो आंसर कितना आएगा? v। अब यहाँ पे भी 1 by 1 आंसर भी कितना आएगा? v। तो इट इज एब्सोल्युटली सेम, तो आंसर कितना हो गया? v हो गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन द थर्ड ऑर्बिट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है एंड इवन आपको पूरा फॉर्मूला भी दे रखा है, यहाँ पे सारी चीजें पुट करनी है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो n की वैल्यू तो आ गई 1, राइट। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे z की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। सो व्हाट इज द वैल्यू इन द थर्ड ऑर्बिट? तो n इज इक्वल्स टू 3 में आपको वैल्यू पूछी है, तो 3 में क्या होगा? बस n की वैल्यू आपको 3 रखनी है। तो 2.18 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? ठीक है, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो कुछ आंसर 7.27 के अराउंड आएगा, राइट। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो दिखने से ही पता चल रहा है 7.27 10 to the power 5 इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बहुत अच्छा है। रेशियो ऑफ स्पीड, जब भी रेशियो आता है तो मुझे पता है कि ऑर्बिट्स का रेशियो है, तो वेलोसिटी मेरी ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मुझसे पूछी हुई रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्बिट, तो वेलोसिटी इन द फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन वेलोसिटी इन द सेकंड ऑर्बिट विच विल इक्वल टू n2 by n1। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/1 which is 2:1 would be the answer, which is A option, which is A option. Understood? What is the ratio of speeds of an electron in the first and second orbits of hydrogen atom? Would be 2:1, क्योंकि ये inverse relationship है velocity और आपकी ऑर्बिट की। तो जहाँ पे v1 by v2 होगा will be equal to n2 by n1। n2 क्या है? सेकेंड ऑर्बिट और ये है फर्स्ट ऑर्बिट, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2:1। इजी इजी। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बातचीत तो हम कर ही चुके हैं, इससे आगे बढ़ जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में करी थी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब मैं फर्स्ट ऑर्बिट से, राइट, फर्स्ट ऑर्बिट से मैं इलेक्ट्रॉन लेके जाती हूँ r इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, उसको मैं बोलती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। हमेशा ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाती हूँ तभी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। उसका फॉर्मूला था 13.6 Z²। ये हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ये देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट आउट करने में, इजंट इट? अब उसके बाद है हम ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब क्या है, इतना सब कुछ हमने बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा कि भैया जी बोहर मॉडल केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अप्लाई होता है। उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन किया था कि एटम क्यों स्टेबल रहता है, क्योंकि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में घूमते हैं, जिनका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, तो वो क्या कंटिन्यूसली एनर्जी लूज नहीं करते रहते, वो सेम एनर्जी के ऑर्बिट्स में घूमते हैं। पर अगर उनको ऑर्बिट चेंज करना होता है वो जंप करते हैं, राइट, एंड वो जंप हमेशा क्वांटाइज्ड होती है कि वो 1 ऑर्बिट से सेकेंड में जाएंगे या
सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फर्स्ट में आएंगे, बट कभी भी 1 से 1.1 या 1.2 ऑर्बिट में नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स्ड एनर्जी जो होती है, जिनको मैं अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी बोलती हूँ, वहीं पे ट्रैवल करते हैं। तो उनका फिक्स्ड एनर्जी भी है, उनके फिक्स एंगुलर मोमेंटम भी है। ये चीजें पता करिए। उसके बाद हमने पता लगाया उसका रेडियस, बोहर रेडियस निकाला। उसके बाद हमने बोहर एनर्जीज निकाली, उसके बाद बोहर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाले। तो सारी चीजें हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पता लगाया। बट स्टिल इस मॉडल के बहुत सारे क्या है, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या क्या है, इसके लिमिटेशंस है। सबसे पहला तो इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो हमने देखा था ना, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा था, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो बोहर थे बच्चा, उन्होंने केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का क्या समझाया था, लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो उन्होंने केवल आपकी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का समझाया। जैसे ही एक से भी ज्यादा, 2 भी इलेक्ट्रॉन का ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकेंड है कि इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनल डिटेल्स डबलेट टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब क्या हुआ, इनके जमाने तक तो ये बात चल गई, पर जैसे जैसे अपना जमाना आया, जमाना आगे बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मशीन्स थी जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा स्टडी करने के लिए यूज की थी, वो मशीन्स भी बेटर होती गई, फाइनर होती गई। तो उन्होंने क्या बच्चा एक्सपीरियंस किया कि जो याद है, इस प्रकार से मेरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ रहा था, इस प्रकार से आ रहा था, फिर मेरा इस प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ रहा था, राइट। तो इस प्रकार से मेरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स आ रहे थे, राइट। इस प्रकार से मैंने बनाए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। बट फिर जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बेटर होते गए, तो हमने देखा कि ये जो एक लाइन हमें दिख रही थी ना, ये एक्चुअली एक लाइन और भी फाइनर लाइंस में स्प्लिट हो रही थी। यहाँ स्प्लिट हो रही थी, ये यहाँ स्प्लिट हो रही थी, ये यहाँ स्प्लिट हो रही थी। तो क्या हो रहा था, जो एक लाइन है वो मेरी और फाइनर लाइंस में स्प्लिट हो रही थी। तो ये क्यों हो रही थी, ये बोहर भैया हमारे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद देखा हमने कि इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस। अब ये बोल रहे एक तो ये नॉर्मल फाइन लाइंस में स्प्लिट हो रही थी, बट ये और भी स्प्लिट होती थी जब मैं इनमें मैग्नेटिक फील्ड लगाती थी, जिनको मैं बोलती हूँ ज़ीमन इफेक्ट। तो क्या है, जब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ले रही हूँ, वहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो ये जो लाइंस है ये और स्प्लिट हो गई। सिमिलरली मैंने वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, जिसको मैं बोलती हूँ स्टार्क इफेक्ट। वहां पे ये लाइंस और दूसरी तरीके से स्प्लिट हो गई। अभी क्यों स्प्लिट हुई, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज बोहर अंकल हमें नहीं बता पाए। सो इफ द सोर्स emitting the radiation is placed in magnetic or electric field, it is observed that each spectral line splits up into a number of lines. Splitting of spectral lines in magnetic field is known as Zeeman effect. मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग होती है तो उसे Zeeman effect बोलते हैं। सिमिलरली अगर स्प्लिटिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स। उसके बाद है क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, कैन नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। कि कोवेलेंट बॉन्ड्स से क्यों मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये भी क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम्स बनते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स होती है जैसे कि मेरा क्लोरीन एक एटम लेके आया, दूसरा क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना ली। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एक बॉन्ड बनती है, जब दो अलग अलग एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं और शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको मैं बोलती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों दिखाई देती है, उसका एक्सप्लेनेशन भी ये नहीं कर पाए। लास्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। Dual behavior of matter and also contradicts Heisenberg uncertainty principle। मैम ये सब क्या है, ये सब हम अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हर मैटर बिहेव करता है as two things which is a particle and a wave। ठीक है, सिमिलरली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो एक बार के लिए पॉइंट्स बनाने के लिए आप अपने पास एज अ डेटा रख लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक क्या पता चला कि एक तो हमारे बोहर अंकल नहीं बता पाए मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का लाइन स्पेक्ट्रा, कि वो कैसा लाइन स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन करिए, उनको नहीं हो पाया। नेक्स्ट चीज क्या है कि वो फाइनर डिटेल्स कि ये लाइंस नीचे जाके और भी स्प्लिट हो जाती है फाइन लाइंस में, वो क्यों हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए।
नेक्स्ट चीज क्या नहीं कर पाए कि अब जब मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डाल देती हूँ तब भी ये लाइन स्प्लिट हो जाती है, तो क्यों हो रही है ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट है कि कोवलेंट बॉन्ड्स की क्यों फॉर्मेशन होती है, किस प्रकार से होती है, ये नहीं कर पाए। और फिर लास्ट में जो अभी हम आगे जाके इफेक्ट्स पढ़ेंगे विच इज अ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी ये जो लॉ है ये क्या करता है, जो एटॉमिक मॉडल है बोहर्स एटॉमिक मॉडल इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। चलिए आगे, यहाँ तक समझ आया। अब हम अपने एंटर कर चुके हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। कहाँ पे एंटर कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चा जो आपको लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है सभी को, ठीक है, जो हमें लाइट दिखाई दे रही है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे एक पूरी मैंने लिस्ट लगा रखी है जहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं। जैसे कि ये एएम वेव्स है। एएम वेव्स क्या होती है, जिससे आप रेडियो सुनते हो सुबह सुबह, राइट। अब तो एफएम सुनते हो, दैट इज डिफरेंट। एएम वेव्स आर डिफरेंट, एफएम वेव्स आर डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद एफएम जो आप मोस्टली इस जनरेशन सुनती है। टीवी सैटेलाइट से चलता है, तो सैटेलाइट कैसे आपको कम्युनिकेट करती है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडार ये वही सेम सैटेलाइट कैसे कम्युनिकेट करती है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। टीवी रिमोट, ब्लूटूथ कैसे वर्क करता है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट बल्ब, लाइट जो है वो भी क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सन तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द एंटायर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे मशीन जो आपकी हड्डियां देखते हैं, एक्सरे अगेन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यहाँ पे एक चीज नहीं है, माइक्रोवेव जो इतना आप यूज करते हो, वहां पे कौन सी वेव यूज होती है, माइक्रोवेव यूज होती है, राइट। तो यही है कि ये सारी जो आपकी वेव्स की बात हो रही है, जो आपको दिखाई नहीं देती बट दे स्टिल वर्क, राइट। आप एफएम पे गाना सुन पाते हो, आप टीवी बैठे बैठे रिमोट से चेंज कर पाते हो, है ना। तो ये सारी चीजें कोई ना कुछ तो यूज कर रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उन्हीं को मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। देयर इज अ 99.99% chance that you must have came across or used any of the above given forms of radiation today. These are all based on different kinds of electromagnetic radiations. ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के, even light, even the radio waves, even the microwaves, even the x-rays, जो भी रेज है जहाँ भी आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पार्ट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। अब ये होती क्या है, इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो हम पढ़ते हैं। अब बच्चा यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ पे क्या है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ये डायग्राम में क्या है, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि ये आपकी कोई भी रेडिएशन की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, कि आपकी लाइट या जो भी आप वेव की बात करो वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। जैसे मैं हूं, मैं इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ना दो कंपोनेंट्स हैं, वो मेरे 90 डिग्री है, मेरे और इसके भी। जैसे कि एक कंपोनेंट है मेरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, एक है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, राइट। यहाँ पे क्या, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी और साथ ही में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ये दोनों के दोनों उसके भी परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्रीज पे हैं। ऐसे ट्रैवल करती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेट अस रीड। एक एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एक्सेलरेटिंग चार्ज का क्या मतलब होता है, या तो उस चार्ज की हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या होता है, हमेशा प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other and also to the direction of propagation. These fields are transmitted in the form of waves
कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो समझ आया, जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है इसके नाम में ही छुपा है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो जैसे मेरी लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो इसका एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा, तो उसी के 90 डिग्री में होगा मैग्नेटिक कंपोनेंट। समझ गए? इस प्रकार की होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने का। सन और अर्थ में क्या मीडियम है? स्पेस में तो वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर तो केवल अर्थ में आके ही होता है, राइट? तो सन से डायरेक्टली रेज हमारे तक क्यों ट्रैवल कर जाते हैं? क्योंकि उनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। इवन वैक्यूम में भी वो मूव कर सकती है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका? लाइट। जैसे आप सन देखते हो, सन तो भैया कहाँ है? स्पेस में, एंड स्पेस में कुछ नहीं है, वैक्यूम है केवल, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, नथिंग इन स्पेस। फिर भी यहाँ तक लाइट क्यों पहुंच रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि इनमें क्या क्या, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, हम 2-3 चीजों से डिफाइन करते हैं। 2 से भी करेंगे तो तीसरी अपने आप डिफाइन हो जाती है। जैसे कि एक है वेवलेंथ और एक है फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है, ठीक है? क्योंकि एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, C इज इक्वल्स टू क्या होता है? E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा होता है कि नहीं? C क्या होता है? मैं जैसे न्यू को लिख सकती हूँ C बाय लैम्डा, लिख सकती हूँ कि नहीं? न्यू होती है मेरी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या होती है मेरी? वेवलेंथ, वेव। अब ये सारी चीजें क्या हम एक एक करके पढ़ेंगे। C है मेरी स्पीड ऑफ लाइट, ये तो हमने बात करी ही थी। C क्या है? C है मेरी स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है? जो कि होती है मेरी कितनी? यहां पे लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। C की वैल्यू होती है मेरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स, राइट? ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। अब है ना, ऊपर लिखी हुई फ्रीक्वेंसी और नीचे लिखी हुई वेवलेंथ, तो आप देखोगे कि जैसे मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ तो मेरी वेवलेंथ तो इंक्रीज हो रही है, पर जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो मेरी जो ये है क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। कि कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की इनवर्स रिलेशनशिप है। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। दिखाई दे रही है? अब एक एक करके हम बात करते हैं कि आप देखिए कि सबसे कम वेवलेंथ और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है आपकी गामा रेज, उसके बाद आती है एक्स रेज, उसके बाद वेवलेंथ इंक्रीज हुई यूवी, उसके बाद IR, उसके बाद विजिबल। ये देखो विजिबल, इतना सा स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ खोल के दिखाया हुआ है। यूवी के बाद आती है विजिबल स्पेक्ट्रम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम खोल के दिखाया हुआ है। और विजिबल क्या है? जो हमें नेकेड आई से नजर आता है आपको पूरे रेनबो के कलर्स नजर आते हैं। तो यहाँ पे रेनबो के कलर्स है कि ये सबसे कम वेवलेंथ पे है आपका ब्लू कलर, ठीक है? और यहाँ पे क्या है आपका रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, दिखाई दे रही है। उसके बाद है IR, फिर माइक्रोवेव, फिर आपकी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में भी कौन सी है? पहले आती है FM, फिर बाद में है AM वेव्स, उसके बाद आती है आपकी लॉन्ग रेडियो वेव्स। यहाँ पे याद करने की 2-3 चीजें, जैसे कि आपका जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक एग्जिस्ट करती है। सारी चीजें किसमें? नैनोमीटर्स में है। मैं यहाँ पे आपकी वो लिख रही हूँ, नैनोमीटर्स, राइट? तो ये नैनोमीटर्स में क्वांटिटी है आपकी। तो यहाँ पे क्या है? 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक है आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम। अब इसको याद कैसे करना है? मेरे पास एक बहुत अच्छा क्या है, एक्रोनिम है। क्या है? R। ये रेडियो वेव्स का R लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ M, यहाँ पे लिख रही हूँ I, यहाँ पे लिख रही हूँ V, यहाँ पे लिख रही हूँ U, और यहाँ पे लिख रही हूँ X, और यहाँ पे लिख रही हूँ गामा। अब इसको मैं तो ऐसे याद करती हूँ, R से हो गया राम इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। कैसे? यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। हाँ जी, मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक्रोनिम है, राम
is very under ये मेरे को ऐसे याद रहता है। आर का क्या है? आर का मतलब है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। एम का मतलब है माइक्रोवेव। आई का मतलब है आईआर वेव। वी का मतलब है विजिबल रेज। यू का मतलब है यूवी रेज। उसके बाद आता है एक्स रेज। उसके बाद आता है गामा, गामा रेज। तो ये मैं इस तरीके से याद रखती हूँ, तो आप भी रख सकते हो। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, राम इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जब मैं इधर से इधर जाती हूँ तो क्या होता है, मेरी वेवलेंथ होती है डिक्रीज और जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो होती है इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आप जैसे जैसे रेडियो से गामा रेज की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो रेडियो, माइक्रो, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रेज, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी गुड एक्रोनिम टू एक्चुअली रिमेंबर। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, आपको ये स्पेक्ट्रम पता होगा, है ना। ये स्पेक्ट्रम की जो मैं बात कर रही हूँ, अब टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ आए होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होते जो हमें दिखाई नहीं देते, पर हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी उनसे चल रही है। ब्लूटूथ, फोन चला रही हूँ तो सैटेलाइट, टीवी देख रही हूँ, किसी को कॉल लगा रही हूँ और कोई सीरीज देख रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो मुझे किसकी जरूरत है? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप तक सब कुछ पहुंच रहा है। कैसे? थ्रू दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो हमारी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हजारों तरीके की वेव्स हैं, हजारों तो नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेन करी वो हैं। तो काफी एक स्पेक्ट्रम है जिसमें विजिबल है, जो हमें दिखाई देती है, बाकी दिखाई नहीं देती बट एग्जिस्ट करती है। एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, गामा रेज और फिर यूवी रेज, आईआर रेज, ये सारी रेज एग्जिस्ट करती हैं। उनके बारे में हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा कि इन सभी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, राइट। एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। साथ ही में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके भी क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। अंडरस्टूड। अब इसमें ये जो स्पेक्ट्रा है, इसमें काफी तरीके का होता है। एक है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है कि जो आप रेनबो देखते हो वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? दैट इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इजंट इट। आपको हर कलर एक दूसरे में मिलता हुआ, ऐसे मिलता जुलता हुआ दिखता है, एक कलर दूसरे में मिक्स हो रहा है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रेनबो। बट कई बार आपको इस प्रकार का डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी देखने को मिलेगा। ये तो जैसे विजिबल लाइट का है, तो विजिबल लाइट का मैंने यहाँ बना दिया। स्पेक्ट्रम कैसा है कि पहले ये स्पेक्ट्रम है, बीच में खाली जगह, फिर स्पेक्ट्रम दिखा, फिर खाली जगह, फिर स्पेक्ट्रम दिखा, फिर खाली जगह। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हो गया। तो दो तरीके के स्पेक्ट्रा हो गए। अब बच्चा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में और बातों की। जैसे कि हमने क्या किया, हमारे पास दो प्रकार के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक एमिशन होते हैं, एक होते हैं एब्जॉर्प्शन। आई होप ये चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी, आपको याद हो। एमिशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया एक एटम। एमिशन कब होता है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर में जाता है तो क्या करता है, वो एमिट करता है लाइट। हाई से लो में जाता है तो एमिट करता है लाइट। तो यहाँ पे आता है मेरा एमिशन स्पेक्ट्रा। कब आता है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन जाता है हाई टू लो एनर्जी लेवल, राइट, वहां पे होता है मेरा एमिशन स्पेक्ट्रा। सिमिलरली मैं दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन को जाना होता है फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। लोअर से जब वो हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे उसको करनी पड़ती है लाइट को एब्जॉर्ब, एच न्यू करता है यहाँ पे वो एब्जॉर्ब। जब मेरा इलेक्ट्रॉन हाई, लो टू हाई में जाता है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन जाता है लो टू हाई एनर्जी लेवल, तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन जाता है लो टू हाई एनर्जी लेवल तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एनर्जी करता है बच्चा एब्जॉर्ब, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोलती हूँ, यहाँ पे मैं बोलती हूँ इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलती हूँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे जो मुझे स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जो मुझे यहाँ पे जो एमिट आउट एनर्जी हो रही है, यहाँ पे जो मुझे स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगी, एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से आपको समझाया हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके पास एक एक्साइटेड सैंपल है। एक्साइटेड सैंपल का क्या मतलब है कि आप एक्साइटेड स्टेट से सैंपल को लेके आ रहे हैं, तो एक्साइटेड से तो वो लोअर एनर्जी में जाएगा। जब वो एक्साइटेड से लोअर में जाएगा तो एनर्जी एमिट आउट होगी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एमिशन स्पेक्ट्रा। तो आपको दिखाई दे रहा है एमिशन स्पेक्ट्रा किस प्रकार का है, ये इस प्रकार का लाइन स्पेक्ट्रा नजर आ रहा है। एक रेड लाइन है, फिर ब्लू, फिर पर्पल लाइंस है, दिखाई दे रहा है किस प्रकार का ये लाइन स्पेक्ट्रा मुझे मिल रहा है। ये देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका कि ये इस प्रकार से मुझे लाइन नजर आ रही, नहीं आ रही तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, तो क्या मिल रहा है, इसमें बहुत सारा गैप है और बीच में मुझे लाइंस मिल रही है। बहुत सारे गैप्स के बीच बीच में मुझे क्या मिल रही है, लाइंस मिल रही है। तो मैं एक बार इसको रब कर रही हूँ सो दैट यू एक्चुअली सी द कलर्स। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आपको कलर्स दिख जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रही हूँ, ये एमिशन स्पेक्ट्रा हुआ। सिमिलरली आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा कि जब आप किसी भी सैंपल से लाइट पास करोगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा और यहाँ पे आपको इस प्रकार का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखेगा। तो इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है कि आपकी जो कलरफुल चीज है, जो स्पेक्ट्रा है वो ब्रॉड है, दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रा मिल रहा है और जो स्पेसेस हैं बीच में छोटी छोटी सी हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऐसा होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जो खाली स्पेस है वो ब्रॉड है और जो लाइन मिल रही है वो पतली पतली सी है ना। तो जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है वो लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है एमिशन में। बट जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रा मिलता है ऐसे ब्रॉड ब्रॉड, जिसमें बीच में गैप्स लाइन की तरह होते हैं। समझ गए? तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस है बिटवीन एमिशन एंड योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो जब हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की बात करी थी तब मैंने क्या ड्रॉ करी थी, लाइंस। मैंने बोला था ये एमिशन स्पेक्ट्रा है और इसमें लाइन स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। क्यों? कि इस प्रकार से लाइंस मिलती हैं मुझे, बीच में बड़ी बड़ी स्पेसेस और बीच में लाइंस। इस प्रकार का स्पेक्ट्रा मुझे मिलता है किसमें, एमिशन में। समझे? समझे ये चीज सभी लोग? समझे? चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। यहाँ पे देखो और क्लियरली नजर आएगा आपको, द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज। गैस फेज में यही मैंने आपको सिखाया था कि नहीं, कि मैं हाइड्रोजन गैस लेती हूँ जिसमें बहुत सारे एटम्स है, उन गैस को मैं बॉम्बार्ड कराती हूँ एक्सरे से या जो भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स है। तो जैसे ही मैंने उसको एनर्जी दिया तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। एक्साइट होने के बाद वो हायर एनर्जी में जाएंगे, फिर हायर एनर्जी से जब दोबारा से वो लौटेंगे लोअर एनर्जी में, तभी तो एमिशन स्पेक्ट्रा आएगा ना। एमिशन स्पेक्ट्रा कब आता है? एमिशन स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूं, एमिशन स्पेक्ट्रा कब आता है? जब आपका इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हाई एनर्जी, फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी। राइट बच्चा, तभी आपका एमिशन स्पेक्ट्रा आता है। एमिशन स्पेक्ट्रा इस प्रकार से लाइन स्पेक्ट्रा होता है जिसमें इतने बड़े बड़े गैप्स होते हैं, बीच में छोटी छोटी लाइंस आपको मिलती हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज emit light only at specific wavelengths with dark spaces between them. Such spectra is called line spectra or atomic spectra. Understood? इनको line भी बोलते हैं, line spectra भी बोलते हैं और इन्हीं को atomic spectra भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम हर एलिमेंट की पहचान उसके लाइन स्पेक्ट्रा देख के कर सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। The characteristics lines in the atomic spectra can be used in chemical analysis. तो अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा है, तो हम पुराने डेटा से कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट की हम एक्चुअली खोज रहे हैं। राइट? तो क्या होता है कि हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक लाइन स्पेक्ट्रा होता है, तो इसीलिए इसकी एनालिसिस में भी हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस था? नहीं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा था? इस प्रकार का था, राइट। तो यहाँ पे इतना सारा कलर आएगा, फिर बीच में ब्लैंक स्पेस, फिर इतना सारा कलर आएगा, बीच में ब्लैंक स्पेस, इतना सारा कलर आएगा और बीच में ब्लैंक स्पेस। ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज नॉट अ कंटिन्यूअस, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है। अंडरस्टूड? चलिए आगे चलिए। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। अभी हमने क्या बात करी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जैसे ही वेव आ जाती है तो वेव से आप क्या समझते हैं? जब भी आपको इस प्रकार की कोई भी चीज दिखती है जो ऐसे ऐसे चलती है, इसी को तो हम वेव बोलते हैं ना, इसी को तो हम वेव बोलते हैं। तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव की? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव कि उसका एक वेवलेंथ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वेलोसिटी होती है, उसका वेव नंबर होता है और उसका एम्पलीट्यूड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक वेव को हम इतनी सारी चीजों से डिफाइन करते हैं। हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, जिसको लैम्डा से डिस्क्राइब करते हैं। ये ग्रीक सिंबल से आपको पता होने चाहिए। वेवलेंथ पूरा पूरा कोई एग्जाम में नहीं लिख के देगा, वेवलेंथ की जगह आपको लैम्डा ही यूज करना है, अभी से ही आदत डाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी ये वी यूज करते हैं, इसको बोला जाता है न्यू। क्या बोला जाता है? न्यू। मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। इसको क्या बोला जाता है? न्यू बोला जाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार का सिंबल होता है फ्रीक्वेंसी का, इसका नाम होता है न्यू। दिस इज ऑल्सो अ ग्रीक सिंबल, ये वी नहीं है। फिर वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? न्यू बार। क्या बोलते हैं इसको? न्यू बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? मैंने अभी बताया था, 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर। एम्पलीट्यूड क्या? उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। एम्पलीट्यूड क्या है? एक एक करके मैं इसके बारे में बात बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चा, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? लेट अस लुक एट द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। क्या? कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से 1 सेकेंड में पास होती है। नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट, जैसे कि मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, यहाँ से 1 मिनट में 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास होंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसकी यूनिट होती है या तो हर्ट्ज मान लीजिए या फिर पर सेकेंड मान लीजिए। क्या मान लीजिए? या तो हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या है जो लो, अब इनकी फ्रीक्वेंसी वेव्स देखिए, यहाँ पे देखिए ये वेव कैसे जा रही है, इस प्रकार से है, फिर इस प्रकार से, 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 इस प्रकार से वेव है। ये इस प्रकार से मैंने वेव बनाई। अब मैं जो नेक्स्ट वेव बनाती हूँ इस प्रकार से बनाती हूँ, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे पास पास में मैंने क्या बना दी? वेव्स बना दी। दिखाई दे रही है पास पास में। तो बच्चा ये पास पास में जब वेव्स होंगी तो इसकी क्या होती है? इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, और ये है लो फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अब देखो ये इतनी पास पास में है तो 1 सेकेंड में बहुत सारी वेव्स पास हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो सिर्फ पिक्चर देख के। दिस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, दिस इज अ लो फ्रीक्वेंसी वेव, जिसमें ज्यादा बड़े बड़े आपके ये इस प्रकार की वेव होती है, वो लो है। ये कैसे? हाई फ्रीक्वेंसी। हाई मतलब पास पास में जिसमें आपकी वेवलेंथ है, ठीक है। अब ये क्या है? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से 1 सेकेंड में पास करती हैं, उसको मैं बोलती हूँ फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट है हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। मतलब कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली इनवर्स है टाइम के, है कि नहीं? इट इज द इनवर्स ऑफ टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर सेकेंड है इसकी यूनिट, मतलब ये टाइम का इनवर्स है, या फिर हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट है हर्ट्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ, जिसको लैम्बडा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। मतलब कि ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स है यहाँ से कितना डिस्टेंस है, या फिर जो नीचे वाले पॉइंट्स है यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये होती है मेरी वेवलेंथ। तो दिस इज अ 1 कंप्लीट वेवलेंथ एंड दिस इज अगेन अ 1 कंप्लीट वेवलेंथ। अंडरस्टैंड? चाहे आप 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ की बात कर लो,
उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसकी वेवलेंथ है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, इसके एसआई यूनिट क्या है, मीटर में होती है। डिस्टेंस जैसा मेजर करते हैं, स्मॉलर यूनिट जनरली यूज करते हैं क्योंकि वेवलेंथ किसकी, लाइट वाइट की। तो हम मीटर तो हम चलते हैं मीटर्स में, लाइट थोड़ी चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थोड़ी चलता है, तो छोटी क्वांटिटी में चलता है। जैसे 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर्स। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सिमिलरली वेव नंबर की बात करते हैं। वेव नंबर क्या होता है, उसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, कितनी वेवलेंथ है पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं वेव नंबर। क्योंकि वेव नंबर एक्चुअली क्या होता है, दिस इज 1/λ। लैम्डा समझ आया, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट ऑफ ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। वेव नंबर क्या है, 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर। इसको डिफाइन करेंगे तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ आ जाती है, वो उसका वेव नंबर है। समझ गए? तो इसकी यूनिट क्या होती है, पर मीटर, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज है स्पीड। स्पीड तो सभी को पता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम को स्पीड बोलते हैं, स्पीड ऑफ द वेव। इन वैक्यूम, जब वैक्यूम कंडीशंस में है तो सारी की सारी ईएम वेव्स, इतनी सारी थी ना, लाइट भी थी, यूवी भी थी, रेडियो भी थी, माइक्रोवेव भी थी, सारी ईएम रेडिएशन की सेम स्पीड होती है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ही सारी माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स की भी स्पीड है, एंड इज गिवन द सिंबल c, उसका सिंबल है c। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया स्पीड क्या होती है, c होती है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ न्यू × लैम्डा से। ये हमने इतनी बार ये रिलेशनशिप यूज करी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे इतने सवाल आते हैं, इतने सवाल आते हैं। ये फेवरेट रिलेशनशिप है, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। c = न्यू × लैम्डा। ठीक है, उसके बाद एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। जैसे मैंने वेव बनाई है, वेव में क्या आपको ये दिखाई दे रही है, हाइट फ्रॉम दिस मिडल लाइन, इसको मैं बोलती हूँ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द हाइट ऑफ द ट्रफ और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। तो ये होता है आपका क्रेस्ट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसकी भी यूनिट कैसी है, सेम एज लेंथ, मीटर्स में ही इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चले उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गिवन वेव इज इक्वल टू, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गिवन वेव इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, ये वेव दे रखी है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक हुई, कितनी हुई, ये 1 वेवलेंथ हुई। ठीक है, सिमिलरली यहां से लेके यहां तक क्या हुई, ये दूसरी वेवलेंथ हुई कि नहीं हुई, यही तो हमने बात करी थी। ये एक वेवलेंथ है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज 1 लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा, तो करेक्ट आंसर इज 2 लैम्डा। कितनी है, 2 लैम्डा इसने डिस्टेंस किया है बच्चा आपका कवर। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किया है इसने कवर 2 लैम्डा का। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ते हैं। अब वेव थ्योरी भी आई थी, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता चला कि मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती है जो कि चार्ज स्पीशीज है, एक्सेलरेटिंग स्पीशीज है, इसीलिए क्या होगा इसका एक सॉरी, लेट मी हैव सम वाटर। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, वो होती है जिनका एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी था, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट भी था, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है और इवन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी करता है। अब इसकी थ्योरी क्या है ये पढ़ते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर,
A source like the heated rod emits energy continuously. ये बोलता है कि मेरे पास कोई heated rod है. अब देखिए एक रॉड, वो हीट हो रही है. हीट क्या है? वंस अगेन इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि वो गर्म हो रही है, वो दिखाई नहीं दे रही बट कोई वेव तो उसमें से निकल रही है. तो हीटेड वेव इज heated rod emits energy continuously in the form of radiations, that is no change in wavelength or frequency of the emitted radiations even on increasing the energy radiated. ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास कोई हीटेड रॉड है इस प्रकार से, ठीक है. अब क्या कर रही हूँ, इसकी है ना, मैं इसको हीट दिए जा रही हूँ. जैसे मैं हीट देती हूँ तो ये हीट एमिट करेगा, एनर्जी दे रही हूँ तो ये गर्म होगी, हीट एमिट आउट करेगा. ये बोल रहा है कि ये हीट एनर्जी जो एमिट आउट करता है ये कंटिन्यूसली करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है. मतलब कि उसकी वेवलेंथ कभी चेंज नहीं होती, ना ही फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन चेंज होती है इवन ऑन इंक्रीजिंग. अब मैं इसकी एनर्जी भी इंक्रीज कर दूंगी ना, ये बोलता है कि तब भी आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, साथ ही में वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी. ये बोलती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. दीज रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. तो ये दो चीजें, दो मोटी बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलती है. सबसे पहली तो कि वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट है. दूसरी चीज क्या बोलती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रॉड है जिसको मैंने गर्म किया. अब वो गर्म करके क्या कंटिन्यूसली रेडिएशन देती है, और वो ऐसी रेडिएशन देती है जिसकी वो मतलब सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की हर समय रेडिएशन देती है. चाहे मैं एनर्जी इंक्रीज कर दूं, मैं और गर्म कर दूं, 1000 पे ले जाऊं, 10,000 डिग्री पे ले जाऊं, तब भी क्या होगा, वो सेम तरीके की रेडिएशन, सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट आउट करेगा. बट ये एक्चुअली गलत है. दिस थ्योरी इज रॉन्ग, क्योंकि ऐसा नहीं होता. क्योंकि आपने देखा है कि जब भी आप कोई रॉड गरम करते हो, जब भी आपने क्या किया, कोई रॉड गरम करी, तो क्या होता है, वो पहले होती है रेड कलर की, उसके बाद वो हो जाती है आपकी वाइट कलर की, उसके बाद वाइट की जगह आप चलो येलो लिख लो, येलो कलर की, उसके बाद हो जाती है वो कैसी, आपकी ब्लू कलर की. हमेशा ध्यान देना, इस प्रकार से आपका कलर रेंज फॉलो होता है. तो हमें पता है, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि मैम रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी और ब्लू कलर की सबसे कम. तो इस प्रकार का वेरिएशन कैसे आया कि पहले मेरी रॉड रेड हुई, फिर येलो हुई, फिर ब्लू हुई, मतलब उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है. वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी होगी. क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की मैम इनवर्स रिलेशनशिप है कि नहीं. तो ये भी चेंज होगी. ये मतलब रियल लाइफ रिजल्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सेट नहीं बैठती. इसीलिए जरूरत पड़ी कि ये थ्योरी तो भैया सही नहीं है, इसको सही करना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि अगर मैंने एनर्जी भी इंक्रीज कर दी तो जो मेरी एमिटेड आउट रेडिएशन है उसकी ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो ना वेवलेंथ चेंज, ऐसा तो नहीं होता. हमने तो रियल लाइफ में देखा ऐसा होता है. ब्लू कलर की हो जाती, रेड से येलो से ब्लू. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ना आप कैंडल को देखना. कभी भी कैंडल बर्न होती है ना बच्चा, तो कैंडल बर्न कैसे होती है, बाहर एकदम येलो फ्लेम होता है, अंदर ब्लू फ्लेम होता है कि नहीं. तो मतलब कलर चेंज तो है, वेवलेंथ चेंज तो हो रही है ना. तो वही वेवलेंथ चेंज आपको दिखेगी. जितनी ज्यादा, जो सबसे ज्यादा हॉट पार्ट होता है वो ब्लू होता है, जो उससे कम हॉट होता है वो कैसा होता है आपका ऑरेंजिश एंड योर येलो पार्ट. तो इसका मतलब वो कम हॉट है. बीच वाला पार्ट जो ब्लू पार्ट है वो सबसे ज्यादा हॉट पार्ट होता है. ये चीज याद रखना. जितनी हॉट चीज होती है वो एक्चुअली ब्लू कलर की होती है ना. इंटरेस्टिंग फिनोमेना. जो जितनी गर्म चीज है, आपने कभी गैस जलाई है घर में, तो गैस कैसे निकलती है, बाहर से येलो होती है, अंदर से ब्लू भी होती है. तो ब्लू वाला जो कंपोनेंट है ना गैस का, वो ज्यादा गर्म होता है. दैट इज एट अ हायर एनर्जी, इट इज मोर हॉट देन योर येलो वेव, येलो वाला पार्ट. ठीक है. तो जो ब्लू चीजें होती है, हमें ऐसा लगता है कि ब्लू रिप्रेजेंट करता है कि ठंडी वाली चीजों को, बट ब्लू एक्चुअली द हॉटर चीजें होती है देन योर रेड. है ना. इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि नहीं. ठीक है. चले नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है, अब ये थ्योरी क्यों फेल हुई थी, फेलियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देती थी. ठीक है. बट वो काफी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. एक तो ये रॉड वाली बात ही आ गई. ये रॉड वाली बात को सबसे अच्छी तरीके से समझाती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये सेम हम रॉड वाली बात ही करेंगे यहाँ पे, बट इसको नाम दे रखा है ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी एक आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारी तरह की रेडिएशंस अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेती है और सारी तरह की रेडिएशंस एमिट आउट भी कर देती है. इसको मैं बोलती हूँ ब्लैक बॉडी. तो ब्लैक बॉडी क्या है, अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने दी थी आपको वेव थ्योरी, क्या दी थी? वेव थ्योरी दी थी, मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑन हीटिंग अ बॉडी the intensity should increase, that is energy radiated per unit area should increase without having any effect on the wavelength or the frequency। उन्होंने क्या बोला कि जब मैं किसी बॉडी को हीट करता हूँ, जैसे कि मैंने ये रॉड ली, मैंने इसको हीट किया, तो जब मैंने 100 डिग्री पे हीट किया तो रेडिएशन इससे निकल रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से मेरी 2 रेडिएशन निकली 100 डिग्री पे, फिर मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 500 किया, तो इसी एरिया से अब मेरा क्या और रेडिएशन निकल रही है, और मैंने इंक्रीज किया टेम्परेचर, तो इसी एरिया से क्या हुआ, ज्यादा रेडिएशंस बाहर निकलने लगी। तो मैक्सवेल की थ्योरी बोलती है कि जब टेम्परेचर में इंक्रीज करती हूँ तो क्या होता है कि मेरी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मैक्सवेल थ्योरी ऑन हीटिंग अ बॉडी the intensity should increase, उनके अकॉर्डिंग, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, that is energy per unit area। पहले एक एरिया से दो रेडिएशन निकल रहे थे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो रेडिएशन वहां से ज्यादा निकलने लग जाएंगे। should increase without having any effect on the wavelength or frequency, but we observe that when we heat an iron rod it first, अब वही बात है कि हमने देखा है कि जब हम आयरन रॉड को हीट करते तो पहले वो होती है रेड, उसके बाद व्हाइट हो जाती है या येलो बोल लीजिए, उसके बाद वो ब्लू टर्न हो जाती है एट वेरी हाई टेम्परेचर। याद रखना, पहले वो रेड होती है और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो व्हाइट हो जाएगी, और इंक्रीज करोगे तो वो ब्लू हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। हमने सीखा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि रेड सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ की होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में, ब्लू सबसे लोएस्ट वेवलेंथ की। लोएस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी की वेवलेंथ है। दिस मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज चेंजिंग, है ना। अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड कैसे है? C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, होता है कि नहीं? तो इंटरकनेक्टेड ही है ना। न्यू क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो लैम्डा को क्या लिख सकती हूँ मैं? लैम्डा को लिख सकती हूँ C बाय न्यू लिख सकती हूँ। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगी तो लैम्डा भी मेरा चेंज होगा, ठीक है। तो एक आइडियल बॉडी क्या है? एक आइडियल बॉडी की जगह हम यहाँ लिख देते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या होती है? विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, मतलब वो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेती है और एमिट आउट भी कर देती है। इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी, एंड रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसी को बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है? जो वो बॉडी एमिट आउट कर रही है आपकी रेडिएशन, उसको मैं बोलती हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? ठीक है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में मैंने बताया। वो बोलती है कि जब मैं कोई चीज हीट करती हूँ तो केवल क्या चेंज होनी चाहिए? इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए। जैसे जैसे ज्यादा एनर्जी से हीट करती रहूंगी, टेम्परेचर बढ़ाती रहूंगी, तो सिर्फ इंटेंसिटी, मतलब पहले इतने से एरिया से 2 रेडिएशन निकल रही है तो बाद में 10 निकल जाएंगी, ठीक है। तो इनकी ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना ही वेवलेंथ। पर हमने रियल लाइफ में देखा है कि कभी कोई चीज को मैं हीट करती हूँ तो वो रेड से व्हाइट होती है, व्हाइट से क्या हो जाती है? ब्लू। तो जितनी ज्यादा एनर्जी दे रही हूँ वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है? आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो फेल हो जाती है, कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि ब्लैक बॉडी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, राइट। सिमिलरली ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में और चीज देखिए, द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इन वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर अ ब्लैक बॉडी। देखो हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। आप देखो कि जैसे जैसे इधर जा रही हूँ तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है ना। जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे देखिए हर टेम्परेचर पे मैंने एक ग्राफ बना रखा है। तो आप देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मेरी वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, दिखाई दे रही है। देखो जब मेरी 4000 केल्विन टेम्परेचर है तब मेरी वेवलेंथ है यहाँ पे आ रही है अराउंड 1000 के, ठीक है।
येलो स्टार की जो मेरी इंटेंसिटी है वो कहाँ पे है, जब 6000 की है तब मेरी वेवलेंथ इधर शिफ्ट हो गई, जब और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और जो मेरी वेवलेंथ है वो पीछे शिफ्ट होती जा रही। दिखाई दे रहा है, जितना ज्यादा टेम्परेचर है, यही तो हमने देखा था ना, जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतना लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये हमने देखा था कि नहीं। टेम्परेचर ज्यादा होने का क्या मतलब है कि एनर्जी का ज्यादा होना। एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माय वेवलेंथ। तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ, एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। ये चीज समझ आ रही है। एनर्जी इज, यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं कि जो एनर्जी है मेरी, एनर्जी इज माय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जैसे, और एनर्जी का फंक्शन क्या होता है, इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, होता है कि नहीं। ये होता है एनर्जी का फंक्शन या एनर्जी का फॉर्मूला, है ना। तो अब देखो, जैसे जैसे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, मतलब कि मैं एनर्जी इंक्रीज कर रही हूँ, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वेवलेंथ आपकी होगी डिक्रीज। सिंपल सा लॉजिक है ये सिंपल फॉर्मूला। एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज, क्योंकि इनकी इनवर्स रिलेशनशिप यही हो रहा है कि ये स्मॉलर वेवलेंथ की तरह शिफ्ट होते जा रहे हैं। सिमिलरली आप देखोगे कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मेरी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो इतनी इंटेंसिटी से आ रही है, यहाँ पे इतनी इंटेंसिटी से आ रही है, यहाँ पे इतनी इंटेंसिटी से आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये शॉर्टर में शिफ्ट हो गया। ये क्या हो रहा है, ऐसे छोटा होता जा रहा है। छोटा मतलब कि ये वाइडर ग्राफ है। यहाँ पे जब टेम्परेचर कम है तो वाइडर, मतलब मेरे मॉलिक्यूल्स इतनी वेवलेंथ पे ज्यादा क्या है, सेपरेटेड है। फिर मेरे मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्मॉलर वेवलेंथ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक वेवलेंथ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए आगे, नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक वेव। पहला इफेक्ट जो नहीं समझा पाया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इज आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि ये बोलती है, मैक्सवेल बोलते थे कि अगर मैं किसी बॉडी को हीट करूंगा और उसकी एनर्जी बढ़ाऊंगा तो उससे केवल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन चेंज होना चाहिए। मतलब कि एक पॉइंट से जितनी रेज निकल रही थी उससे ज्यादा रेज निकलने लग जाने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। जब हम एनर्जी इंक्रीज करते तो एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है और उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। उसका एग्जाम्पल भी देखा, और मैक्सवेल का, और सॉरी हमने किसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व देखा। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। प्लीज गो थ्रू इट वेरी वेरी थॉरली, समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो इफेक्ट नहीं बता पाता हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, इट इज बच्चा आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी वो नहीं बता पाता, जैसे कि व्हेन रेडिएशंस विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी नॉट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। क्या बोल रही हूँ कि जैसे एक मेरे मेटल सरफेस है, यहाँ पे क्या डाली मैंने, इस प्रकार से लाइट डाली। क्या डाली, एक मेटल सरफेस है उस पे मैंने इस प्रकार से लाइट डाल दी। ठीक है, तो व्हेन रेडिएशंस विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी नॉट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हूँ। ये क्या बोल रहा है कि मैंने कोई रेडिएशंस डाली एक मेरे मेटल सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फोटॉन्स डाले। फोटॉन्स को मैं एच न्यू से रिप्रेजेंट करती हूँ, फोटॉन्स को एच न्यू से रिप्रेजेंट करती हूँ। मैंने फोटॉन्स डाले सोडियम मेटल पे। When radiation with certain minimum frequency, जिनका फ्रीक्वेंसी क्या है इन रेडिएशंस का, कुछ V नॉट फ्रीक्वेंसी है, जब स्ट्राइक करते हैं मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट, दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। इस फिनोमेना को बोलती हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जब मेटल पे डालती हूँ मैं, उससे कम की डालूंगी तो नहीं निकलेंगे, है ना। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जब तक मैं रेडिएशन मेटल सरफेस पे नहीं डालती तब तक मेरे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं होते। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या होना चाहिए था, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, क्योंकि वो तो सारी थ्योरी इंटेंसिटी पे बना रखी थी उन्होंने। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन है एक्चुअली शुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी of radiation. That is, if electrons are not being ejected, then on increasing the intensity they can be ejected. तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स कब इजेक्ट, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मेटल पे मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डाली, मैंने देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, ये जो मैं जितने फोटॉन्स डाल रही हूँ इनका नंबर इंक्रीज कर दूंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या मतलब है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ नंबर से होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं हो रहे तो और ज्यादा फोटॉन्स डाल दो, इजेक्ट आउट हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। That is, if electrons are not being ejected, then on increasing the intensity, they can be ejected. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जब तक इजेक्ट आउट नहीं होते, जब तक एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं डालते, चाहे एक ही लाइट डालो, एक ही लाइट डालो आप, एक ही फोटोन डालो, बट अगर वो न्यू नॉट या इससे ज्यादा का है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए यहाँ से नॉकआउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स उतने का है, तो इलेक्ट्रॉन फॉर श्योर नॉकआउट होगा। वो नंबर पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी रेज आपने डाली है, वो किस पे डिपेंड करता है, न्यू नॉट पे। आगे चीज समझ। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, आपके एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे आपने लाइट डाली, दिख रही है, जैसे ही लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, इलेक्ट्रॉन मेरी पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। इस प्रकार का हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा सेटअप है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चा, आपके इजेक्ट आउट होते हैं from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface। That is, there is no time lag between the striking of the light beam and the ejection of the electrons from the metal surface। ठीक है, क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एज सून, जैसे ही आपने लाइट डाली वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नो टाइम लैग। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं वो बच्चा डिपेंड करता है ऑन द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली डिपेंड करते हैं। अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन डाल दिया जो कि न्यू नॉट, जो कि इसकी नॉकआउट फ्रीक्वेंसी के जितना है या उससे ज्यादा है, तो फिर बच्चा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होने लग जाएंगे, बट कितने इजेक्ट आउट होंगे वो डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी का मतलब है कितने फोटॉन्स आपने डाले, जितने ज्यादा फोटॉन्स डालोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे। ठीक है, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू नॉट बोलते हैं। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कराने के लिए, इनको बोलते हैं मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। अगर इससे कम की फ्रीक्वेंसी की लाइट डालूंगी ना तो एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा, ये यही बोलना चाहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एट अ फ्रीक्वेंसी v ग्रेटर देन v नॉट। अब आपने क्या किया, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कराने के लिए, उससे ज्यादा क्या आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डाल दिया, तो द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होगा, अब आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसी की दे दी तो मुझे तो केवल न्यू नॉट ही चाहिए, न्यू नॉट ही चाहिए कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाए। बाकी की फ्रीक्वेंसी का क्या करूंगा, तो बाकी की फ्रीक्वेंसी मेरी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने न्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का डाला है लाइट, तो वो जो बाकी की फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट में यूज होने के बाद बच गई, वो फ्रीक्वेंसी यूज होती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। The kinetic energy of these electrons increase with the increase of frequency of light। अब जितनी आप फ्रीक्वेंसी दोगे, जितनी ज्यादा न्यू नॉट से जितनी ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी, ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उससे उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास है काइनेटिक एनर्जी। आई होप ये फंडा समझ गए। यहाँ पे एक मेरे पास मेटल एटम है जहाँ पे मैंने लाइट डाली, क्या डाली, लाइट। एक मेटल है मेरे पास, इस पर लाइट डाली, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए न्यू नॉट, तभी क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। अब मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पे।
या फिर जिनको क्या बोलूं, जिसको मैं बोलूं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बोलूं, चाहे मैं उसको बोलूं ब्राइटनेस, ठीक है, चाहे मैं उसको बोल दूं ब्राइटनेस। तो जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, गिवन कि वो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक कर रहे हैं। न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड, एक इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। नंबर डिपेंड करेगा कितनी लाइट डालोगे न्यू नॉट वाले की। अब आपने क्या किया, आपने न्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दी। अब क्या होगा, ये जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक मतलब उसको और काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो अभी तक हमने यही चीज पढ़ी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब ये देखिए कि ये जो फाइंडिंग्स थी ये एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी थी टू द मैक्सवेल, ठीक है, क्योंकि मैक्सवेल तो क्या बोलते थे कि अगर मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी तो अपने आप इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, चाहे फ्रीक्वेंसी में उसकी दूं या ना दूं। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, पर ऐसा तो था नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था, नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करनी चाहिए थी। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डज डिपेंड, तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चा डिपेंड करते हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे, बट काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की नहीं करती, ठीक है। does not depend upon the brightness of light, the kinetic energy of the ejected electron does not। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी केवल फ्रीक्वेंसी पे कर रही है। कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने फेंकी है केवल उस पे डिपेंड कर रही है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर डिपेंड कर रहे हैं आपकी इंटेंसिटी पे। टू जस्टिफाई दीज फाइंडिंग्स मैक्स वॉन प्लैंक गेव हिज क्वांटम थ्योरी। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी क्वांटम थ्योरी, अंडरस्टूड। तो हम क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे, तो क्वांटम थ्योरी एक अलग ही दुनिया है। तो ये अलग ही दुनिया हम अलग ही चैप्टर में अलग ही समय पे स्टार्ट करते हैं, विच इज द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, आज हमने बहुत सारी चीजें एक साथ करी है, तो मैं और चीजें आपको एक अभी नहीं डालना चाहती। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने बोहर की वेलोसिटी भी पढ़ ली, हमने साथ ही में ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी, फिर इसके फेलियर्स पढ़े कि क्या क्या फेलियर्स है, राइट। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं टू ग्रास्प इन वन डे, ये आप जाके इसको पढ़िए। उसके बाद मैक्स प्लैंक की थ्योरी करेंगे हम, जो क्वांटम थ्योरी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डेस्टिनेशन डिसाइड होता है, डिटर्मिनेशन डिसाइड होता है, उसके पूरी फेट डिसाइड करती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। दिस इज द न्यूएस्ट मॉडल ऑफ एटम, इससे नया कोई भी मॉडल ऑफ एटम नहीं है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।